बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का बहुत ही अहम चैप्टर है मवासलात के जदीद ज़राए। मवासलात के जदीद ज़राए डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान का लिखा हुआ साइंसी मज़मून है। सिन्फ़ के एतबार से साइंसी मज़मून है। डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान जो है वो साइंसी और मालूमाती मज़ामीन लिखने में बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल थे। बिल्कुल उसी तरह हारून रशीद का बैतुल हिकमत एक कायम करदा इदारा था जो मालूमात लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की गैर ममालिक की मालूमात को, बुक्स को, किताबों को तराजिम की सूरत में डालता था और वो तर्जमे जो है अरबी ज़बान में मुंतकिल किए जाते थे कि उनके जो साइंस है, उनकी जो मज़ामीन हैं, जो मालूमात है वो अरबी में मुंतकिल हो जाते थे। तो इन्होंने भी साइंसी मालूमात को अपनी ज़बान में मुंतकिल करने की कोशिश की। ये काम जो है तहकीक का काम होता है, कार फरहाद से कम नहीं होता ये, लेकिन इन्होंने उसको मुमकिन कर दिखाया डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान ने। डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान की खूबियाँ तो कई हैं, लेकिन एक जो उस दौर में कि जो मवासलात हैं, ठीक है, पैगाम रसानी है, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, वो सारी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मवासलात के जदीद ज़राए, पैगाम रसानी के जदीद ज़राए को उन्होंने किस तरीके से बयान किया कि वो हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन अब हिस्सा बन गए हैं। हम इस टेक्नोलॉजी से, साइंस से, मोबाइल से दूर रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये क्या था कि भाई आज हम यहाँ पे एक पैगाम भेजते हैं, 1 सेकंड में वो अमेरिका पहुँच जाता है। व्हाट्सएप है, ईमो है, और भी एप्लीकेशंस हैं इस तरह की जो आपके पैगाम को 1 मिनट में, 1 सेकंड में जो है ना 7 समंदर पार पहुँचा देती है। तो ये सबक है लिखा हुआ, बड़ा ही साइंसी और मालूमाती सबक है। इन्होंने और भी खामा फरसाई की, लिखा और भी लिखा इन्होंने मालूमात के हवाले से, ठीक है, माबादुल तिबियात उसके हवाले से, साइंस के हवाले से, तो इनकी और भी लिखी हुई चीज़ें हैं। तो मवासलात आपको पता चलेगा कि पैगाम शुरू कैसे हुआ, पैगाम जो है लोगों तक पहुंचना कैसे शुरू हुआ। ये तो शुरू से इंसान की ज़रूरत रही है कि अपने प्यारे, अपने दुलारे, उनको कैसे वो किया जाए, उनका पता, उनका ख्याल कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए। मवासलात शुरू से इंसान की एक ज़रूरत रही है। पहले इस काम के लिए ख़त देकर कासिद भेजे जाते थे। अब आपने ज़रा इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है कि सबसे पहले पैगाम पहुंचाने के लिए पैगंबर, कासिद, पैगाम रसां होते थे जो पैगाम लेकर जाते थे, इंसान जाते थे। फिर घोड़सवार दौड़ाए जाने लगे, थोड़ी सी तरक्की हुई तो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए, थैले उनके पास रखे हुए, तो वो चल पड़ते थे, ठीक है, और घोड़सवारों के ज़रिए बहुत दूर दूर तक पैगामात भेजे जाते थे। पहले क्राइटेरिया, पहले थोड़ा सा कम फासला, फिर उसके बाद ज़्यादा फासले तक डाक जाने लगी। दूर दराज तक पैगामात भेजने के लिए 10-10, 12-12 मील पर मंजिलें बनी हुई थी जहां ताज़ा दम घोड़े मौजूद हुआ करते थे। घोड़सवार खतूत का थैला लेकर अगली मंजिल को रवाना हो जाते और उसे वहां के घोड़सवार के हवाले करके वापस लौट आते। अगली मंजिल का घोड़सवार भी ऐसे ही करता। इस तरीके से सैकड़ों मील दूरी तक खत पहुंचाए जाते रहे। पहले आपको पता चला कि कासिद जाते थे खत लेकर, फिर घोड़ों के ऊपर डाक जाती थी, ठीक है, फिर मुसलमान हुक्मरानों ने आहिस्ता आहिस्ता पैगाम को पहुंचाने में जिद्दत लाए। जो जदीद ज़राए हैं ना, कि जो उन्होंने ज़राए, मीन्स, ज़राए इस्तेमाल किए, उन्होंने पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाने में, उसमें घोड़सवारी के ज़रिए मवासलात के निज़ाम को बहुत तरक्की दी थी। उसके लिए एक जुदागाना महकमा कायम कर दिया था जो दीवान अल बुरीद कहलाता था।
बहुत ज़माने तक मवासलात या पैगाम रसानी का काम कबूतरों से भी लिया जाता रहा। ठीक है, कासिद हो गए, फिर घोड़े हो गए, फिर उसके बाद जो है ये कबूतर हो गए। ख़त उसकी गर्दन में या उसके बाजू में बांध दिया जाता था। गाने भी बनते थे पहले उसमें, जा कबूतर जा, ठीक है, जा कबूतर जा, इस तरह के गाने होते थे। तो वो पैगाम पहुंचाने के लिए होते थे महबूब तक। तो ख़त उसकी गर्दन में या उसके बाजू में बांध दिया जाता था, वो उसे मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता था। उनके ज़रिए से सैकड़ों साल तक पैगाम रसानी हुई। उन्हें पहली बार किसने इस्तेमाल किया इसका तो इल्म नहीं, मगर ये बात तारीख़ की किताबों में बकसरत मौजूद है कि मुसलमान हुक्मरानों ने उन्हें पूरे बिलाद इस्लामिया, इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल किया, शाम, इराक, मिस्र और ईरान वगैरह में। अब हिंदुस्तान के मुग़ल फरमारवा जहांगीर ने भी इस काम के लिए कबूतर पाल रखे थे। बाद में यूरोप के हुक्मरानों ने भी पैगाम रसानी, पैगाम पहुंचाने के लिए, ठीक है, इन्हें इस्तेमाल किया। अब जहांगीर का नाम आपको याद होना चाहिए कि उसने कबूतर के हवाले से सबसे पहले ये काम शुरू किया। बाद में यूरोपियन जो हुक्मरान थे, लीडर जो थे, वो भी यही काम किया करते थे। अब ऐसा ऐसा आपको दो दो तीन तीन बातें आपके ज़हन में बैठना शुरू हो गई, ठीक है, तो आपको पता चलना शुरू हो गया जब साइंस का दौर, अब उसके बाद साइंस का दौर है। साइंस, ठीक है, साइंस ने एक नई जिंदगी आ रही है, दमादम सदाए कुन फयाकुन, ठीक है, कि भाई इंसान ने कहाँ कहाँ तक सफ़र तय करने हैं। जब साइंस का दौर शुरू हुआ तो दूसरे शोबों के साथ साथ मवासलात में भी, पैगाम रसानी में भी, पैगाम पहुँचाने में भी बड़ी तरक्की हुई। गुज़श्ता सदी में मोटर और रेल ईजाद हो गई थी। अब ऐसा ऐसा देखते हैं, पहले कासिद, फिर घोड़े, फिर कबूतर, अब साइंस में सब, उसके बाद जो है ना मोटर और रेल इजाद हो गई थी, पहिया इजाद हो गया था। देखा है, पहिया, पहिए के जरिए कहाँ से कहाँ तक पैगाम पहुंचना शुरू हो गए। उसके बाद डाक भी उसके जरिए से भेजी जाने लगी। इन्हीं बरसों में एक ऐसा आला इजाद हो गया जिसने मोटर और रेल की मोहताजी ही खत्म कर दी। मोटर, रेल में पहिया होता है ना, तो वो मतलब कि चलती थी, हजारों मील चलती थी, ठीक है, तो वो फिर जाके उसमें खत रखे जाते थे, उसमें पैगाम रखे जाते थे, फिर वो जो है ना उसको पहुंचाती थी। फिजिकल खत वहां पर मिलते थे। तो भाई अब तो आप एक पैगाम भेजते हैं, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो ये मोहताजी किस आले ने खत्म की? क्योंकि उस आले के जरिए से दूर दूर तक पैगाम रसानी की जाने लगी। वो आला टेलीग्राफी था, जिसे 1838 में फिनले मोरिस ने इजाद किया था। ये बातें ज़हन में रखें। अच्छा, इस सबक के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सबक है बेटा, ये सबक मारूज़ी के हवाले से बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इसमें से जो है ना मारूज़ी एक ना एक लाजमी बनती है। तश्कील पाकिस्तान में से भी बनती है, इसमें से भी बनती है। जो पेपर भी उठा के देखें, 5 में से 2 मारूज़ियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सबकों में से। तो ये आपने याद रखना है कि भाई टेलीग्राफी के हवाले से किसने उसको जो है ना इजाद किया। फिर 1895 में वायरलेस इजाद हो गया, जो किसी तार को वास्ता बनाए बगैर फिजा में पाई जाने वाली रेडियाई लहरों के जरिए पैगामात पहुंचाने लगे। अब फिजा में रेडियाई लहरों के जरिए आपके पैगाम जाने लगे। पहले फिजिकल जाते थे, खतों की सूरत में, खत लिखा हुआ है और उसको लेके पहुंचाया जा रहा है। अब इन आलात के ज़रिए से पैगाम रसानी के लिए वक्त का जो अमल था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जिन लहरों पर भेजी जाती थी उनकी सफ़र की रफ्तार 1,86,000 मील 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, जबकि ज़मीन का कतर उससे बहुत कम, सिर्फ चंद हज़ार मील है। तो ये मतलब कि किस तरह 1 सेकंड में जो है ना ये पहुंचती है। तो इसी तरह है बिल्कुल, जैसे तालाब होता है, ठीक है, तो ये रेडियाई लहरें कैसे काम करते हैं। जैसे तालाब है, तालाब में कंकर मारा जाता है तो एक लहर उड़ती है, दूसरी लहर, तीसरी लहर। तो इसी तरह भी मतलब कि ये आवाज़ की लहरें होती हैं। तो ये मतलब कि ऐसे हरकत करती हुई बिल्कुल सेम उसी एक बात के ज़रिए इन्होंने समझाने की कोशिश की है, तालाब में कंकर मारने से। वायरलेस की इजाद का असूल यह है कि सूरज से निकलने वाली 3 किस्म की लहरों में से एक किस्म बरकी मकनातीसी लहरें हैं, और जो रेडियाई लहरें भी कहलाती हैं, ठीक है। वायरलेस की इजाद का जो असूल है वो उसने समझाया है कि सूरज से निकलने वाली 3 किस्म की लहरें हैं। सूरज से 3 किस्म, ये आप जहन में रखेंगे। एक बरकी मकनातीसी लहरें हैं जो रेडियाई लहरें भी कहलाती हैं, जबकि बकिया 2 लहरें रोशनी है और हरारत है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अब देखो सूरज से रोशनी निकल रही है, साथ गर्मी भी है, तपिश भी है,
रोशनी और हरारत दो ये हो गई, एक बरकी रेडियाई लहरें हो गई, जिनको मकनातीसी लहरें भी कहते हैं, बरकी मकनातीसी लहरें भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सूर्य से कौन सी किस्म की 3 लहरें निकलती हैं, अब आपको पता है। जबकि अब इन लहरों को समझने के लिए आप पानी की सतह पर उठती रहने वाली लहरों को तसव्वुर में लाएं। तालाब में ढेला कंकर फेंकते ही उसके पानी में खलल पैदा होता है, जिससे उसके चारों तरफ पे दर पे लहरें उठने लगती हैं और वो एक के बाद दीगरे तालाब के किनारों की तरफ फैलने लगती हैं। फिजा में भी पानी की लहरों की तरह की रेडियाई लहरें होती हैं। खामोश फिजा में भी किसी भी किस्म की आवाज़ उन लहरों में तालाब के पानी की तरह खलल पैदा कर देती हैं। अब इस खलल के रोनुमा होते ही रेडियाई लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने की सलाहियत रखती हैं, खा वो जगह बहुत दूर हो। वायरलेस जो उस असूल पर काम करता है, उसके ज़रिए से पैगाम सिर्फ भेजा नहीं जाता बल्कि वसूल भी किया जाता है। लिहाजा उसके ज़रिए से पैगामात का तबादला करने के लिए वायरलेस के 2 सेटों का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको किस तरह टेलीफोन जो ईजाद हुआ था, कैसे हुआ था, आवाज़ कैसे पहुंची थी, देखो कितनी मालूमात है कि उनमें से एक सेट फ़र्ज़ कीजिए कि कराची में है, दूसरा हैदराबाद में है। दोनों सेटों की बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी और दोनों एक असूल पर काम करेंगे। दोनों सेटों में एक माइक्रोफोन होता है। अब वो बिजली के तार से मुंसलिक होते ही, जोड़ते ही, जो बैटरी से भी काम कर लेता है, तार अपने दूसरे सिरे पर एक ट्रांसमीटर से मुंसलिक होता है। ट्रांसमीटर के दूसरे सिरे पर एरियल जो होता है वो एंटीना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो आवाज़ की लहरों को पकड़ने के जो काम आता है, मुंसलिक होता है। कोई पैगाम दूसरे वायरलेस सेट पर भेजने के लिए अपने वायरलेस सेट को मुंह के करीब लाकर पैगाम के जो अल्फाज मुंह से अदा किए जाते हैं वो सबसे पहले उसके माइक्रोफोन में दाखिल होते हैं, जो मुंह के साथ होता है। ठीक है, माइक्रोफोन से वो इर्ताश में तब्दील हो के अंदरूनी तार के जरिए से वायरलेस के ट्रांसमीटर में पहुंचते हैं, जहां से वो बाहर निकलकर रेडियाई लहरों की सूरत में हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं। अब हैदराबाद में रखे हुए इस बनावट के वायरलेस सेट में जो ताकतवर रिसीवर होता है, जो आवाज़ की लहरों को कबूल करता है, वो उस आवाज़ को रेडियाई लहरों की सूरत में वसूल करता है। वायरलेस सेट के अंदर जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर आवाज़ को जो दूर तक फैलाने में मददगार होता है, इन लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो लहरें वायरलेस सेट के लाउड स्पीकर में पहुंचती हैं, जो उसे सुनने के लायक बना देता है। मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 में हासिल की, याद रखना। मगर उस वक्त तक उसके ज़रिए से अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ खट खट खड़ खड़ इसकी आवाज़ भेजने में वो कामयाबी हासिल की, और वो भी सिर्फ चंद गज़ की दूरी तक। फिर उसने ट्रांसमीटर में एरियल लगा दिया, एरियल वही एंटीने का तार लगाया, तो आवाज़ बहुत दूर तक जाने लगी। एरियल की मदद से इसी साल उसने 150 मील तक आवाज़ पहुंचा दी। वायरलेस को सबसे पहले बहरी जहाज़ों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या 1897 का है। फिर उसे ज़्यादा आम इस्तेमाल की खातिर टेलीग्राम भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसकी खातिर जो है ना, जगह जगह तार घर कायम किए गए। पहला तार 27 मार्च 1899 को इटली से फ्रांस भेजा गया। ये मालूमात याद रखनी है आपने। फिर वायरलेस टेलीग्राफी के आलात को और तरक्की दी गई, तो यूरोप से बहरे ओकियानूस, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है, जो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के दरमियान एस नाम की तरह, जिस तरह ये एस होता है ना, इस तरह ये फैला हुआ है। अब उस पार अमेरिका तक तार भेजे जाने लगे। ओकियानूस के बाद उस पार पहला पैगाम 27 नवंबर 1901 को भेजा गया। अब 3 साल बाद 1904 में एक अंग्रेज साइंसदान डॉक्टर फ्लेमिंग ने वायरलेस के जरिए एक वाल्व जो है, उसने एक ढक्कन सा उसने ईजाद किया। उसमें खूबी ये थी कि ये वायरलेस सेट में दाखिल होते ही रेडियाई लहरों को, जो बहुत खफीफ हल्की होती हैं, उनको ताकतवर बना देता है। लिहाजा वो लहरें लाउड स्पीकर में पहुंचने के पहले मुकाबले में ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। वाल्व का आगे चलकर ये फ़ायदा हुआ कि हवा की महज खट खट खड़ खड़ की आवाज़ों के अलावा वो इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज यानी गुफ्तगू भी सुनाई देने लगी। यही कामयाबी रेडियो की ईजाद का पेश खैमा बनी, निशानी बनी, एक हासिल बनी। जब तक सिर्फ खट खट खड़ खड़ वगैरह की आवाज़ सुनाई देती थी, अब तो हूबहू वही आवाज़ सुनाई जो आप बोलते हैं वो सुनने लगे। ये कितनी बड़ी ईजाद थी। उस वक्त तक वायरलेस सेट को सिर्फ बहरी जहाज़ों के दरमियान इशाराती पैगाम रसानी के लिए या टेलीग्राफी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये ईजाद आम आदमी के काम की चीज़ थी, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी हर्फ ए से लेकर जी तक जुदा जुदा किस्म की खट खट खड़ खड़ टक टक के इशारात मुकर्रर किए गए। और बस समंदर में खतरे में घिरा हुआ जहाज़ दूसरे जहाज़ को मदद के लिए बुलाने के खातिर वायरलेस पर फ़र्ज़ कीजिए लफ्ज़ हेल्प का पैगाम भेजना चाहता, तो उस लफ्ज़ के चारों तरफ लिए हुए मखसूस किए हुए जुदा जुदा खट खट खड़ खड़ टक टक जैसी आवाज़ों के इशारे अपने वायरलेस से अरसाल करता, भेजता। वो इशारे दूसरे जहाज़ के वायरलेस पर बायन ही हूबहू
मौसूल हो जाते। वसूल करने वाला जहाज़ इन इशारात से अखज़ नतीजा निकाल लेता कि इस हरूफ को इस तरतीब से यकजा करके पढ़ लेता कि हेल्प मांगी गई है, मदद मांगी गई है। अब रेडियो ईजाद तो बिलाशुबा मार्कोनी ही ने की। अब आपके ज़हन में होना चाहिए रेडियो किसने वो की, ठीक है, ये मरूजियाँ हैं, मगर रेडियाई लहरों को दरियाफ्त करने वाला कोई और था, उसका नाम हर्ट्ज़ था, ठीक है। रेडियो ईजाद मार्कोनी ने किया, लेकिन रेडियाई लहरें जो थी वो हर्ट्ज़ ने की, याद रखना। हर्ट्ज़ ने जिन रेडियाई लहरों को दरियाफ्त किया उनके वजूद की पेशीन गोई जो है वो अंदाज़ा लगाना, पेशीन गोई करना, ठीक है, एक अंग्रेज़ माहिर तिबियात मैक्सवेल ने महज अपने नज़रिए के ज़ोर पर कर दी थी, और इन फ़वायद की पेशीन गोई भी कर दी थी कि उसने जो है ना अपने इल्म के ज़ोर पर कह दिया था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। जो उसकी दरियाफ्त के बाद उसे हासिल हुए मुख्तसर ये कि मार्कोनी की ईजाद मैक्सवेल के नज़रिए और हर्ट्ज़ की दरियाफ्त की मरहून मिन्नत है, एहसान मंद है। रेडियाई मवासलात को मार्कोनी के अलावा दूसरे बहुत से लोगों ने तरक्की दी। उनमें से एक तरक्की तो वाल्व की ईजाद थी जो डॉक्टर फ्लेमिंग के हाथों हुई, ठीक है। रेडियाई लहरें हर्ट्ज़ और रेडियो मार्कोनी, और उसके बाद जो वाल्व उसके अंदर लगाया जिसने उसमें जान भर दी थी, एक ढक्कन सा होता है वाल्व, जो डॉक्टर फ्लेमिंग के हाथों में, फिर वाल्व से जो बेहतर जो इजाद हुई वो जो ट्रांजिस्टर कहलाती है, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर, उसे जून 1948 में दो अमेरिकी साइंसदान बार्डियन और बर्टन ने इजाद किया। यह है वायरलेस और रेडियो की इजाद की मुख्तसर दास्तान कहानी। अब आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा आप जदीद रेडियो के काम करने के असूल को मुख्तसरन समझ लें ताकि टेलीविज़न की कारकर्दगी भी आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। पीछे पीछे जो जो चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जहन में बैठती जा रही हैं। अब रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने वाले की आवाज़ सबसे पहले माइक्रोफोन में दाखिल होती है, वो जो मुंह के करीब होता है, ठीक है। अब जो उसके मुंह के आगे ही रखा होता है, माइक्रोफोन के अंदर डायाफ्राम यानी एक पर्दा होता है जो कान के पर्दे की तरह हसास होता है। आवाज़ डायाफ्राम से टकरा कर उसमें इस किस्म का इर्ताश पैदा करती है, इर्ताश वाइब्रेशन को कहते हैं, ठीक है, कांपना, लरजना, जैसा कि कान के पर्दे में होता है। डायाफ्राम का इर्ताश माइक्रोफोन से लगे हुए बिजली के तारों में दाखिल होता है, वहां दाखिल होकर ये बरकी लहरों में तब्दील हो जाता है। बिजली का तार एक एम्पलीफायर से मुंसलिक होता है, वही जो आवाज़ को बढ़ाने में काम आती है, जो इन बरकी लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो ताकतवर बरकी लहरें बिजली के तार के जरिए से ट्रांसमीटर में दाखिल होती हैं, यहाँ उनको मजीद ताकतवर बनाया जाता है। ट्रांसमीटर से ये बरकी लहरें रेडियाई लहरें बन के एरियल के तार में पहुंचाई जाती हैं। एरियल का तार बहुत से ऊंचे ऊंचे खंभों पर तना होता है, उस तार के जरिए से रेडियाई लहरें फिजा में मुंतशिर की जाती हैं, जहाँ से वो चारों तरफ दुनिया भर में फैल जाती हैं। ये लहरें सोती इशारे, साउंड सिग्नल्स भी कहते हैं जिनको, रास्ते में जहाँ जहाँ रेडियो होते हैं वो इन सोती इशारों को, आवाज़ के इशारों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए रेडियो के अंदर रिसीवर होता है, ठीक है। रेडियो किस तरह काम करता है वो आपको पता चला। सोती इशारे रेडियो के वाल्व में दाखिल होकर आवाज़ बन जाते हैं। ये आवाज़ उस वक्त इतनी कमज़ोर होती है कि साफ सुनाई देने के लायक नहीं होती, लिहाजा रेडियो के अंदर ही एक लाउड स्पीकर नस्ब होता है। वाल्व से निकलने वाली आवाज़ लाउड स्पीकर में दाखिल होती है। उसके अंदर भी माइक्रोफोन की तरह का डायाफ्राम होता है और जिसमें आवाज़ की लहरों से इर्ताश पैदा होता है और आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। जदीद रेडियो में वाल्व की जगह ट्रांजिस्टर होता है क्योंकि उसकी कारकर्दगी वाल्व से बहुत बेहतर होती है। अब देखा ऐसा ऐसा क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल किए हैं और कारकर्दगी बढ़ाई है। रेडियो की इजाद की तरह तरह के जो रेडियो की इजाद से तरह तरह के जो फ़ायदे हासिल हुए उनमें से ये है कि अब जिस तरह त्यारे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। त्यारे की मंजिल जिस समत में होती है उस समत में वो परवाज़ के दौरान में रेडियाई लहरें पैदा करने लगता है। उससे हवाई जहाज़ की आखिरी मंजिल तक एक हवाई सड़क बन जाती है जो अपनी मंजिल एयरपोर्ट तक पहुंचने में उसके लिए रहबर का काम करती है। हवाई अड्डों पर लगे हुए रेडार भी रेडियाई लहरों की मदद से आने और जाने वाले जहाज़ों का इल्म हासिल करते हैं। मवासलात के लिए रेडियो से भी ज़्यादा कारआमद अब टेलीविज़न है, इजाद। अब देखो तो सही, पहले मतलब कि लोग रेडियो सुनते थे पहले ज़माने में, कान के साथ लगा के फ्रिक्वेंसी उसकी तब्दील करके, फिर एकदम से तस्वीरें सामने आ गई। कितनी बड़ी एक इजाद देखो, साइंस की कितनी बड़ी तरक्की थी कि साथ तस्वीरें आ गई। हैरान कौन, उसे जॉन बेयर्ड नामी एक अंग्रेज ने इजाद किया। ये सारे नाम याद रखने हैं आपने। टेलीविज़न बिल्कुल रेडियो के असूल पर काम करता है। इसमें भी आवाज़ की लहरें सोती इशारों की सूरत में रेडियाई लहरों के ज़रिए फ़िज़ा में बिखेरी जाती हैं। सारा प्रोसेस वैसे ही है। अब उसमें से एक इजाफा यह है कि आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी अरसाल की जाती है, भेजी जाती है। तस्वीरें सोती इशारों की तरह जो है ना इशारों की शक्ल में तब्दील करके फ़िज़ा में बिखेरी जाती हैं, जो बसरी इशारे वीडियो सिग्नल्स कहलाते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ टेलीविज़न सेट होते हैं वो सोती इशारों के साथ साथ बसरी इशारों को भी वसूल कर लेते हैं, फिर उन्हें
रोशनी की लहरों में तब्दील करने के बाद तस्वीर की लहरों में तब्दील करके टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरे काम के लिए टेलीविज़न के अलावा कैमरे की भी ज़रूरत होती है। टेलीविज़न देखने वाले के घर में होता है, जबकि टेलीविज़न कैमरा टेलीविज़न स्टेशन में मौजूद होता है। टेलीविज़न कैमरे में फ़िल्म की रील या टेप नहीं होता, क्योंकि वो फ़िल्म बनाने या टेप करने का काम नहीं करता, बल्कि तस्वीरों को बरकी लहरों में तब्दील करने का काम करता है। बरकी लहरों को बिजली के तारों के ज़रिए से टेलीविज़न स्टेशन से बाहर पहुँचाकर एरियल के ज़रिए से फ़िज़ा में बसरी इशारों की सूरत में वो बिखेर देता है। जहाँ-जहाँ टेलीविज़न होता है, वो अपने रिसीवर के ज़रिए इन बसरी इशारों को वसूल करता है, उनको ताकतवर बनाता है, फिर इन इशारों की रोशनी की लहरों में बदल देता है। रोशनी की लहरें तस्वीर की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। उधर सोती इशारे टेलीविज़न के रिसीवर में रेडियो के असूल पर पहुँचते हैं, फिर बैक वक़्त तस्वीरें स्क्रीन पर और आवाज़ टेलीविज़न के लाउड स्पीकर के ज़रिए दिखाई और सुनाई देती है। ये बहुत बड़ी इजाद थी, जिसने बदल के रख दिया ज़माने को। अब टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न से भी ज़्यादा पुरानी इजाद है। टेलीफोन जो है ये सबसे पहले, फिर उसके बाद रेडियो, फिर टेलीविज़न। ये भी मवासलात का निहायत ही अहम ज़रिया है। उसे रेडियो और टेलीविज़न पर दो बातों में सबकत हासिल है। इसके ज़रिए से दो तरफ़ा पैगाम रसानी होती है और वो निजी ज़रूरतों में भी काम आता है। गुज़श्ता पिछले बरसों में इसे कई तरीक़ों से बेहतर बनाया गया। पहले ये ऑपरेटर का मोहताज था। अब देखो सही, टेलीफोन जो था पहले ये क्या था, फिर ऐस्ता आज आपके हाथ में ये मोबाइल है, जो 1 सेकंड में आप जहाँ पर भी बात करना चाहें, जहाँ से भी मतलब कि कोई पैगाम आए, मैसेज करें, ठीक है, वॉइस मैसेज करें, सुने। ये देखो क्या चीज़ आपके हाथ में है, रह नहीं सकते लोग इसके बगैर। देखो इतनी मतलब जिद्दत अख्तियार कर गई है। मगर अब इसमें से डायल लगा के इसे खुदकार बना दिया गया है। डायरेक्ट डायलिंग करके अब दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों और दूसरे बरे-आज़मों से भी गुफ्तगू की जाने लगी है। दूसरे मुल्कों और बरे-आज़मों से ज़्यादा आसानी के साथ टेलीफोनी राब्ता कायम करने के लिए गुज़श्ता बरसों में माइक्रोवेव लिंक्स और मसनूई सियारे काम में लाए गए। ठीक है, जिद्दत देखो साइंस की। टेलीफोन सेट के साथ साथ कार्डलेस सेट का इजाफा भी टेलीफोन की सहूलत में एक अहम इजाफा है। फिर 1984 में मोबाइल टेलीफोन ईजाद हुआ। ये मारूजी है, इंपॉर्टेंट, जिसे कार फोन भी कहा जाता है। ये भी मारूजी है, ठीक है। इससे कार में सफ़र के दौरान में भी नंबर मिला के बात की जा सकती है। इसे कार्डलेस की तरक्की याफ्ता शक्ल कहना चाहिए। देखो सही, पहले तार होती थी, टेलीफोन की तारें होती थी, अब ये मतलब कि बगैर तार के हो गए। अब फिर कारों में बैठ के इस्तेमाल किया जाने लगा। ये टेलीफोन और वायरलेस का इम्तजाज है, मिली जुली एक खूबसूरत चीज़ है। अब टेलीफोन में मज़ीद तब्दीलियाँ लाने पर काम हो रहा है। मौजूदा कोशिशें दो असूलों पर मबनी है। एक ये कि पैगाम रसानी के लिए तांबे की तारों के बजाय बसरी रेशे इस्तेमाल किया जाए। पहले तांबे की तारें होती थी, फिर बसरी रेशे आ गए, ये मज़ीद जिद्दत हुई। और दूसरा ये कि पैगामात को बरकी लहरों में तब्दील करने के बजाय लेज़र की शुआओं में तब्दील कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक रेशा कई हज़ार टेलीफोन तारों का बदल होगा। उस वक्त दो शहरों के दरमियान एक तार पर एक वक्त में सिर्फ 2 आदमी गुफ्तगू कर सकते हैं। बसरी रेशों और लेज़र शुआओं के ज़रिए एक तार बसरी रेशे पर जुदा जुदा नंबरों से एक वक्त में कई हज़ार आदमी गुफ्तगू कर सकेंगे। ये मारूजियाँ हैं। किस चीज़ की वजह से मुख्तलिफ, यानी एक वक्त में कई हज़ार आदमी बातें कर सकते हैं? क्या चीज़ है वो? बसरी रेशा है, ठीक है। इस तरह आपके सवाल बनने हैं। अब उससे वक्त की बहुत बचत होगी। बसरी रेशा जो 1960 की इजाद है, याद रखना। अब बाल की तरह बारीक रेशा है, मगर बहुत मजबूत होता है। कंप्यूटर जो बज़ाहिर हिसाब किताब की मशीन है, एक मवासलाती मशीन भी है, क्योंकि उसके ज़रिए से हिसाब किताब या किसी और किस्म की मालूमात पल भर में दूर से दूर तक पहुँचाई जा सकती हैं। अपनी मैकेनिकत के लिहाज से ये मशीन वायरलेस आलात की तोसी है, अगली एक शक्ल है, क्योंकि इससे पैगामात को बरकी लहरों में शक्ल में तब्दील करके भेजा जाता है। फ़र्क इस बात में ये है कि इसके ज़रिए पैगामात आवाज़ की शक्ल में नहीं बल्कि तहरीरी शक्ल में भी भेजे जाते हैं। तो अब आ गया है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम करने का असूल ये है कि कंप्यूटर से पूछा जाने वाला सवाल, कंप्यूटर ने तो आके दुनिया ही बदल रख दी। पहले कहते हैं कि बड़े, जिस तरह ये आपका बड़ा कमरा है, इस जितना सबसे बड़ा जो है ना कंप्यूटर था। आज आपके टैबलेट आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, ठीक है, लैपटॉप्स आ गए हैं छोटे छोटे, और उसमें पूरी दुनिया की मालूमात, जो कुछ करना चाहें, जिसके ज़रिए यहीं पर बैठ के तिजारत कर सकते हैं। दुनिया बदल गई है। कंप्यूटर के काम करने का असूल यह है कि कंप्यूटर से पूछा जाने वाला सवाल जवाब हासिल करने की खातिर कंप्यूटर के एक हिस्से इनपुट, मुदखल जिसको कहते हैं, टाइप करके तहरीरी तौर पर जो है ना शक्ल में डाला जाता है। अब राइट करते हैं, सवाल आप लिखते हैं, स्क्रीन पे आता है। इनपुट में दाखिल होने के बाद सवाल बिजली की लहरों में तब्दील हो जाता है। लहरों की सूरत में ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में पहुँचता है। ये वहाँ
सुराखदार मकनातीसी फीते के ज़रिए से पहुंचता है। प्रोसेसिंग यूनिट में कई हिस्से होते हैं, जिनमें से एक उसकी मेमोरी है, यादाश्त। सवाल सबसे पहले वहाँ पहुंचता है, मेमोरी उसे प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाबी यूनिट में भेजता है, वहाँ उसका जवाब तैयार होता है और फिर वो कंप्यूटर के आउटपुट मखरज पर नमूदार होता है। आउटपुट, ये जो मॉनिटर जिसको कहते हैं, आउटपुट उसे मकनातीसी फीते या मशीन के स्क्रीन पर या कागज़ के वर्क पर हासिल किया जा सकता है। तो कंप्यूटर इस तरह काम करता है कि इसके अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब टेलीफैक्स, जिसे मुख्तलिफ फैक्स कहते हैं, फैक्स का ये फ़ायदा है, कंप्यूटर में आप लिखते हैं ना, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन फैक्स का ये होता है कि जैसे आपकी अपनी तहरीर है, आप डालेंगे उसमें, तो जहाँ आगे लाहौर बैठा हुआ है, कराची बैठा हुआ है, सऊदी अरब जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से निकाल लेगा, आपकी तहरीर उसके पास पहुँच जाएगी। ये फैक्स है। मवासलात का वो निज़ाम जो किसी भेजने वाले के ख़त की फ़ोटोकॉपी तैयार करके चंद मिनटों में पाए जाने वाले के हाथ में पहुंचा देता है। इस मशीन को टेली प्रिंटर या टेलीग्राम पर फ़ोकियत बरतरी हासिल है। ये ख़त भेजने वाले के ख़त को उसकी अपनी तहरीर में जूं का तूं पहुंचाती है, जबकि टेलीग्राम और टेली प्रिंटर भेजे जाने वाली की तहरीर को अपनी टेली प्रिंटर मशीन के टाइप राइटर पर टाइप करके पहुँचाते हैं। अब उसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर ख़त पाने वाला ख़त भेजने वाले की तहरीर को पहचानता है तो ख़त देखकर वो हतमी राय कायम कर सकता है ये ख़त असली है या जेली है। कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, तो आप भेजना चाहते हैं, ओरिजिनल शक्ल में आपका पहुंच जाएगा। ठीक है। टेलीफैक्स की मशीन जिसामत में फ़ोटोकॉपी की मशीन के बराबर होती है। इसके ज़रिए से पैगाम रसानी के लिए दो मशीनें होनी चाहिए, एक भेजने वाले के पास, दूसरी पाने वाले के पास। भेजने वाला जिस ख़त को भेजना चाहता है उसे वो फैक्स की मशीन में दाखिल करके पाने वाले की मशीन का नंबर मिलाता है, फिर ख़त आहिस्ता आहिस्ता मशीन के अंदर दाखिल होता जाता है। उसके हरूफ पहले रोशनी की लहरों में तब्दील होते हैं, फिर उन्हें रोशनी की लहरें बिजली की लहरों में तब्दील करके फ़िज़ा में बिखेर देती हैं और रेडियाई लहरों के ज़रिए से इशारात सिग्नल्स की शक्ल में दूसरे मशीन तक, खा वो हज़ारों किलोमीटर दूर रखी हुई होती हैं। ख़त के हरूफ को रोशनी की लहरों में तब्दील करने के लिए भेजे जाने वाले फैक्स मशीन के अंदर एक फ्लोरिसेंट बल्ब होता है, जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है। ये रोशनी जब ख़त पर पड़ती है तो उसके हरूफ मुनक्किस होकर उस मशीन के अंदर लगे हुए लाइट सेंसर पर पड़ते हैं। एकदम लाइट पड़ती है और वो कापी हो जाता है। लाइट सेंसर इन हरूफ को बरकी लहरों, बरकी इशारात में तब्दील कर देते हैं। ये इशारात वहाँ से एम्पलीफायर में पहुँचते हैं, जो इन लहरों को ताकतवर बनाकर फ़िज़ा में बिखेर देता है। उधर वसूल करने वाले फैक्स मशीन में भी एक एम्पलीफायर और एक सेंसर होता है, जो बिजली के इशारात को ताकतवर बना के फिर उन्हें रोशनी की लहरों में तब्दील करके उसे कागज़ के एक सादा वर्क पर सतर ब सतर, तहरीर ब तहरीर, लाइन ब लाइन, ठीक है, लाइन की सूरत में जो है ना उतारता चला जाता है। अब नकल उतारने वाला ये ख़ास किस्म का कागज़ होता है और थर्मल पेपर कहलाता है, याद रखना। ठीक है। और फ़ोटोकॉपी का वर्क आहिस्ता आहिस्ता मशीन के बाहर आ जाता है। मवासलात के मज़कूरा बाला जदीद ज़राए के मुताला करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले ज़माने में भेजे जाने वाला पैगाम कभी सिर्फ तहरीर की सूरत में या कासिद की ज़बानी पहुँचा करता था, मगर जदीद ज़माने में अब वो दोनों तरीक़ों के अलावा ख़ुद अपनी ज़बान में और अपनी तहरीर में पहुँचा जाने लगा। इलावा अज़ीं, पहले इन कामों में वक्त लगता था, मगर अब वक्त बिल्कुल नहीं लगता। मुस्तक़बिल करीब में इससे भी बड़ी खुशखबरी की बशारत दे रहा है कि 21वीं सदी के आते आते मवासलात पर पैगाम भेजने वाले की तस्वीरें भी दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, और वो उस वक्त तक कंप्यूटर में महफूज कर ली जाएंगी और एक तार पर एक वक्त में 2 की बजाय हज़ारों आदमी पैगाम रसानी कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि जब हम 2007 से 9 में यूनिवर्सिटी में गए थे, तो उस वक्त हमारे पास बटनों वाले मोबाइल होते थे, लेकिन मैं उस वक्त ये कहता था कि यार एक वक्त आएगा कि जब हम फ़ोन करते थे तो हमारी आवाज़ें जाती थी, लेकिन मैं सोचा करता था कि यार एक वक्त आएगा, वक्त तरक्की करेगा, जब वीडियो कॉल होंगी, आमने सामने तस्वीरें होंगी। तो आजकल देखें व्हाट्सएप, ईमो, मैसेंजर, यानी इस तरह के जो ऐप्स हैं और इस तरह की जो जदीद चीज़ें हैं, उसके ज़रिए आप अपनी तस्वीर भी आपकी सामने आती है और वीडियो कॉल होती है। तो देखो कितनी ज़्यादा साइंस जो है वो तरक्की कर गई है। और एक वक्त अब आएगा, मैं कह रहा हूँ, हम होंगे या नहीं होंगे, कि जब हवा में इंसान उड़ रहे होंगे। ये ना मतलब कि ऐसी कोई ना कोई उड़ने वाली चीज़ें होंगी, हर कोई अपने घरों से सफ़र करेगा, उड़ता हुआ अपने मकाम तक पहुँच जाएगा। तो ये वक्त आएगा, इंसान इतनी तरक्की करेगा जब हवाओं में उड़ रहे होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये साइंस है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि जो चीज़ें आपने सुनी कि भाई किस तरह पैगाम जो है ना वो भेजने का, क्योंकि पैगाम एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है, वो भेजने का प्रोसेस शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म होगा और आगे कहाँ तक तरक्की करेगा। तो ये सबक निहायत ही इंटरेस्टिंग सबक है और बाज़ औक़ात इसको बच्चे बोरिंग समझते हैं, तो बोरिंग नहीं समझना और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इंशाअल्लाह कल इसके खुलासे का आप लोगों का टेस्ट होगा।